नमस्कार, मैं डॉक्टर करतार सिंह आज के इस सेशन में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस सेशन में मूल रूप से हम चर्चा करेंगे यूपीएससी हिंदी के कंपलसरी पेपर की। जी हाँ, यूपीएससी में हिंदी के कंपलसरी पेपर की आज के इस सेशन में मूल रूप से हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा बिल्कुल छोटा सा सेशन है, कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा सेशन नहीं है और ख़ास तौर से मैं उन शिक्षार्थियों के लिए आज उपस्थित हुआ हूँ जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं। मूल रूप से मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि जो पुराने साथी हैं, जो पुराने शिक्षार्थी हैं, मतलब उनके लिए एक बात नहीं है। बिल्कुल आप सबके लिए लाभ की बात है। अगर आप यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं, अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स में बैठ रहे हैं, अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया है, आप मेन की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, आप विचार कर रहे हैं, ठीक है, अगले सेशन में आपको बैठना है, यूपीएससी लिखना है, तो भली भांति आप सबके लिए जो आज का सेशन है मूल रूप से जो भी है लाभदायक हो सकता है। तो इस चीज़ को आप भली भांति अच्छी तरह से समझते हैं कि यदि आपके काम की कोई चीज़ें होती हैं तो निश्चित रूप से उस सेशन के साथ ऐसे लोगों के साथ आपको संपर्क करना चाहिए। तो मूल रूप से आज मैं उन नए शिक्षार्थियों की चर्चा कर रहा हूँ, ऐसे शिक्षार्थी जो हमारे फाउंडेशन बैच में हैं, ठीक है। ऐसे बहुत से शिक्षार्थियों की समझ होती है, ऑलरेडी सारी चीज़ों को ऑटोमेटिक वो कर सकते हैं, लेकिन बहुत से शिक्षार्थी ऐसे भी हैं जो किसी चीज़ के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन किसी एक्सपर्ट से वो सुनना चाहते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति से वो राय लेना चाहते हैं जो जिसके बारे में उनको ऑलरेडी पहले से नॉलेज होती है। तो खासतौर से उनके लिए जो रास्ते जो होते हैं बहुत ही सुगम हो जाते हैं। तो आज के सेशन में हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके मार्ग में जो बाधाएं हैं, आपके मार्ग में जो शंकाएं, उन शंकाओं का हम समाधान कर सकें, ठीक है। तो मूल रूप से आज हम यूपीएससी में हिंदी विषय के पेपर की चर्चा कर रहे हैं। कंपलसरी पेपर जो है, भली भांति आप जानते हैं कि बहुत लंबा चौड़ा विषय नहीं है, ठीक है। उन शिक्षार्थियों के लिए जो ऑलरेडी पहले से तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने प्रीलिम्स लिखा है, जिन्होंने मेंस लिखा है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ खासतौर से, लेकिन नए शिक्षार्थियों के लिए तो सब कुछ नया होता है यहाँ पर। तो बिल्कुल मैं जीरो से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये आपका जो हिंदी का पेपर है, कंपलसरी जो पेपर है, यहाँ पर आप भली भांति जानते भी है, जो नहीं जानते उनके लिए मैं बार बार वर्ड यूज करता हूँ, आप भली भांति जानते हैं उन लोगों के जो ऑलरेडी जो मैं तैयारी कर चुके हैं या जो एग्जाम में बैठ चुके हैं। लेकिन जो लोग पहली बार बैठ रहे हैं उनको तो भली भांति नहीं पता किसी चीज़ के लिए। तो खास तौर से उन लोगों के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि कम से कम 300 नंबर का हमारा ये पेपर होता है, ठीक है। 300 नंबर का हमारा ये पेपर होता है और ये पेपर आप सबके लिए अनिवार्य होता है। इसकी पात्रता आपके लिए अनिवार्य है, आप भली भांति इस चीज़ को जानते हैं यहाँ पर, ठीक है। जो एग्ज़ाम दे चुके हैं उनको भी भली भांति पता है, और जो एग्ज़ाम में पहली बार बैठ रहे हैं या जो बैठने की प्लानिंग कर रहे हैं अगले सेशंस के लिए, वो भी अच्छी तरह से इस बात को याद रखें कि इसके लिए अनिवार्य बाध्यता योग्यता है कि कम से कम ये पेपर आपको क्लियर करना ही है। जो भी आपके कंपलसरी पेपर होते हैं, मैं केवल हिंदी की बात नहीं कर रहा, जो भी आपका इंग्लिश का पेपर होता है या फिर जो भी आपके लैंग्वेज के पेपर होते हैं, क्योंकि हिंदी अकेले नहीं, हिंदी के साथ तो आपकी लगभग सारी 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं सारी की सारी वो जुड़ी हुई है, ठीक है। तो जो हिंदी के को एक मातृभाषा के रूप में स्वीकार करता है या हिंदी को एक सेकंड भाषा के रूप में स्वीकार करता है, मैं खास तौर से उन लोगों के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। तो 300 नंबर का आपका ये लैंग्वेज का पेपर होता है, भली भांति जानते हैं, और खास तौर से इसमें से आपको 75 नंबर तो लेकर आने पड़ेंगे। यदि आप इसमें से पात्रता क्वालिफाई नहीं करते हैं, पात्रता को प्राप्त नहीं करते हैं, तो आपके आगे की जो प्रक्रिया है, आपका आगे का जो प्रोसेस है वो रुक जाता है यहाँ पर। मतलब अगर ये क्लियर नहीं हो पाएगा तो आपके आगे के पेपर चेक नहीं किए जाएंगे। मोटी भाषा में मैं ये बात बता देना चाहता हूँ आपको, ठीक है। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उन लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आपके बहुत एक्सपर्ट, हालांकि मैं कोई टीका टिप्पणी करने के लिए यहाँ पर नहीं आया, ठीक है, तो मैं मूल रूप से ही बताना चाहता हूँ कि बहुत से एक्सपर्ट, बहुत से रायचंद, बहुत से ज्ञानचंद, कोई परहेज नहीं है मुझे बोलने में, बहुत से रायचंद, बहुत से ज्ञानचंद आपको बोलते हैं कि अरे कोई दिक्कत नहीं है, तो कर लेंगे, अरे भाई 100 नंबर का तो निबंध आ रहा है ना, एक 100 नंबर का तो निबंध आ रहा है, 75 तो लेके आने। आप निबंध में ही एक पेपर में ही एक क्वेश्चन में पूरा 75 ला सकते हैं, भाई ला सकते हैं, प्रणाम आपको, बिल्कुल ला सकते हैं। लेकिन नए बच्चों को आप कम से कम गुमराह मत करो, ठीक है। पढ़ना पड़ेगा आपको। सब लोग कहते हैं अरे 75% नंबर, ये तो आप तो पहले उसमें ला दोगे, बस ये कंप्रीहेंशन पैसेंज पढ़ा, निबंध जो आपका 100 नंबर का आता है 100 नंबर में आपने पढ़ दिया, हो गया, 75 तो ले ही आओगे, ठीक है। अरे भाई 600 शब्दों का निबंध लिखना है, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको कोई शुरुआत में, मतलब ऐसा नहीं कि मैं आपके उत्साह को कोई कम करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई से भी आपको मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, ठीक है। जब 300 शब्दों का निबंध हम 10th 12th में लिखवाते हैं, वहाँ पर बच्चा 100 शब्द 150 शब्द लिखते लिखते कंगाल हो जाता है, ठीक है। आप 600 शब्द, एक नए शिक्षार्थी के लिए 600 शब्द वो कहाँ से लेके आएगा? उसकी जो पूरी वोकैबुलरी वही खत्म हो जाती है, उसके पास जो शब्द भंडार है वही खत्म हो जाता है। फिर उसमें कहाँ लिखना है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, सारी चीज़ों को देखना होता है। आप लोगों के कह देने से मैं किसी व्यक्तिगत किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर करनी भी नहीं चाहिए, मुझे इस लेवल पर बैठ करके बात करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन कई बार अंतरात्मा मेरी अंदर से मुझे झकझोरती है कि यार ये
ये क्या जमाना आ गया, ठीक है। वो कलयुग में वो लिखा था रामचरितमानस में, एक पंक्ति में पढ़ती है कि लोग गाल बजाने वाले विद्वान हो जाएंगे, ठीक है, और ऐसे ऐसे न जाने क्या क्या हो जाएगा। खैर छोड़िए उन सब चीज़ों को, यहाँ पर काम की बात करते हैं। नए शिक्षार्थियों को मैं बता देना चाहता हूं कि क्वालिफाइंग पेपर है, 75 नंबर आपको लेकर आने पड़ेंगे। 300 नंबर का आपका पेपर होगा, 6 खंडों में बटा होगा, अनिवार्य रूप से आपको पास करना होगा। यदि अनिवार्य रूप से आप इसको पास नहीं करेंगे, ठीक है, तो आगे की प्रक्रिया आपकी रुक जाएगी। सीधी भाषा में मोटे तौर पर यदि मैं बात करता हूं तो निश्चित रूप से आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी, चाहे वो हिंदी के पेपर की बात कर रहा हूँ या अन्य भाषा की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से, या फिर अंग्रेजी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये निश्चित रूप से जो भाषा के अनिवार्य पेपर है ये तो आपको क्लियर करने पड़ेंगे। अब 6 खंडों में जो बटा हुआ है, इसमें पहला जो हमारा भाग होता है, पहला जो क्वेश्चन हमारा होता है मूल रूप से, उसमें हम चर्चा करते हैं निबंध की, ठीक है। अब सब आदमी, अरे निबंध 10th में लिखा था भाई, अरे 12th में लिखा था निबंध लिख देना उसमें। अरे भाई गाय के निबंध नहीं है कि उसके 2 सींग होते हैं, एक पूंछ होती है, वो मक्खी मच्छर उड़ाने के काम करती है, ठीक है। आपको एक शैली है, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप कल्पना करके देखिए आपका लेवल क्या है। 2 तो पहली क्लास में भी 4 ही होते हैं, पीजी में भी 4 ही होते हैं, ठीक है। क्या आपका स्तर चेंज नहीं हो जाएगा उसमें? तो आप अपने स्तर के अनुरूप, आप जिस लेवल का काम कर रहे हैं, आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं, ठीक है, आपकी एक सोच कैसी होनी चाहिए, आपकी एक समझ कैसी होनी चाहिए, आपकी एक परख कैसी होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना, ठीक है। हो सकता है क्वालिफाई तो आप कर जाएंगे यहाँ पर, लेकिन आपको तो अभी से चलना है। आगे चल के आपको मतलब 1200 शब्दों का भी निबंध लिखना है, ठीक है। जो मेंस लिखते हैं उनको पता है या नहीं पता है तो पता चल जाएगा जिस दिन लिखेंगे उस दिन। भाई आपको तो 1200 नंबर का भी, 1200 शब्दों का भी निबंध लिखना है। तो जिसने 1200 शब्दों का निबंध लिख दिया उसके लिए कोई बहुत माई बाप नहीं, बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन जो पहली बार 600 शब्दों का निबंध लिख रहा है भाई, उसको तो लिखना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि निबंध कैसे लिखा जाता है। हर आदमी कह दे अरे बस कर देना, 100 नंबर का निबंध आएगा, 75 तो आपके एक ही क्वेश्चन में आ जाएंगे, आपको तो 75 लेकर के आना है। अरे भाई कैसे लेकर के आएगा? उसने पढ़ा नहीं कभी उस चीज़ के बारे में, ठीक है। एक आर्टिकल थोड़ी है कि आपने कहीं से उठाया और लिख दिया यहाँ पर जो भी है, ऐसा थोड़ी कि अरे भाई आपके अंदर शब्दों की एक वोकैबुलरी होनी चाहिए, आपके अंदर एक समझ होनी चाहिए, आपके अंदर एक परख होनी चाहिए, आपके अंदर एक सोच होनी चाहिए। वो सोच हिंदी में कैसे करेंगे? अब समस्या ये है आज के टाइम में कि सब्जेक्ट की कोई कीमत नहीं रह गई है। आज के टाइम में सब्जेक्ट की कोई कीमत नहीं रह गई है, ठीक है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट की कोई कीमत नहीं रह गई है। मैं फारसी का आदमी हूँ तो भी मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, मैं बंगाली का आदमी हूँ तो भी मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आपको समझ की आवश्यकता नहीं है आज के टाइम में, आपको परख की आवश्यकता नहीं है, आपको टैलेंट की आवश्यकता नहीं है, आपको इंटेलिजेंसी की आवश्यकता नहीं है। ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो सिर्फ हवाई करना चाहते हैं। जो समझते हैं वो तो सारी चीज़ें आज भी समझते हैं, और थोड़े दिनों में सब सच्चाई का भान भी हो जाता है कि भाई आप किससे पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो आपको ज्ञान दे रहा है, जो रायचंद बैठा हुआ है, जो ज्ञानचंद बैठे हुए यहाँ पर, मेरे अंदर से कई बार मतलब एक आक्रोश आता है यहाँ पर। नहीं बताना चाहिए मुझे इस तरह से ऑन द स्पॉट, मतलब लाइव मुझे नहीं बोलनी चाहिए इसी तरह की भाषा, क्योंकि हम लोग इस गरिमा को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन फिर वही बात है, कभी कभी हमें नीचे उतरना पड़ता है उससे, क्योंकि जब आम आदमी गुमराह करने के लिए बैठा हुआ है, आम आदमी जिसने ग्रेजुएशन नहीं किया वो भी ज्ञान झाड़ने के लिए बैठा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। फिर वो देखता है कि भाई तेरे से ज़्यादा मेरे फॉलो, अरे हम फॉलोअर के लिए काम थोड़ी करते हैं भाई। जो विद्वान आदमी, जो इंटेलिजेंट आदमी, जो बुद्धिमान आदमी, वो तो फॉलोअर को थोड़ी देखता है, ठीक है। वो तो अपने ऑफलाइन का राजा है, तो वो तो ऑफलाइन में ही काम कर रहा है। मैं कभी इंटरेस्ट नहीं लेता था ऑनलाइन में, मैं आज भी ऑनलाइन का समर्थक नहीं हूँ। आप चाहे ऑनलाइन मुझे देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं बिल्कुल इस बात को धड़ल्ले से ओपन ऑन द एयर में स्वीकार करता हूँ कि मैं आज भी ऑनलाइन का समर्थक नहीं हूँ। लेकिन मजबूरियाँ हैं, ठीक है। घर बैठे आप मतलब आप तक जो चीज़ें पहुंच रही है उसको पहुंचाना हम लोगों का दायित्व बनता है। समय के साथ, समय की मांग के साथ ये सारी चीज़ें हम लोगों को भी करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन आप जो ऑफलाइन में मतलब जो चीज़ आपको प्राप्त हो सकता है वो ऑनलाइन में कभी हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता वर्चुअली। वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ इस चीज़ के लिए, लेकिन नज़रअंदाज हम इसको नहीं कर सकते। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको कल्पना का ध्यान रखना, आपको तर्क का ध्यान रखना, आपको यथार्थ का ध्यान रखना। ये मैं निबंध की बात कर रहा हूँ। जो पहला क्वेश्चन आपका निबंध का 100 नंबर का आता है, उसमें आपको तर्क, कल्पना और यथार्थ का ध्यान रखना है यहाँ पर। ये नहीं कोई कहीं से उठा दिया और कोई, अरे भाई निबंध की रूपरेखा क्या होती है, निबंध की शैली क्या होता है, निबंध में क्यों, कैसे, किंतु परंतु। अगर आप पॉल्यूशन पे बात करते हो तो आपको तर्क देना पड़ता है कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। क्यों 70 सालों से आज भी हमारी स्थिति जैसी की तैसी बनी हुई है, क्यों हम आज आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्यों हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा, क्यों ऐसा हो रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये तर्क होते हैं यहाँ पर, ठीक है।
फिर हमें कल्पना करनी है कि आज क्या है यथार्थ और भविष्य में स्थिति क्या हो सकती है, हमें काल्पनिक रूप से थोड़ा बताना पड़ता है, देखना पड़ता है, कुछ हमें यथार्थ आंकड़े उसमें प्रस्तुत करने होते हैं। यहाँ पर मैं निबंध की शैली बता रहा हूँ, तर्क, कल्पना और यथार्थ, इन तीनों से मिलकर के निबंध मूल रूप से पूर्ण रूप से हम तैयार करते हैं निबंध को यहाँ पर, ठीक है। ये कैसे होती है मैं एक दिन में आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं एक हिंट देना चाहता हूँ आपको, जो मैंने अभी बताया कि आप जब भी किसी निबंध को पढ़े, जब भी आप किसी निबंध को तैयार करें, तो उसमें आप तर्क, कल्पना और यथार्थ का समन्वय कीजिए, ठीक है। उसका तड़का लगाइए, उसका छोंक लगाइए, कैसे भी आप उसको कह सकते हैं, लेकिन सीधी भाषा में आप कहें तो इन चीज़ों को उसमें शामिल कीजिए, इन विचारों को, ठीक है। ये कैसे होते हैं, किसी अपने एक्सपर्ट से पूछिए, किसी से राय लीजिए, ठीक है। जिससे भी आप पढ़ते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी क्लास में आइए, मेरे फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कीजिए यहाँ पर, या फिर मेरे, क्योंकि मैं सिर्फ बहुत ज़्यादा करता नहीं हूँ, मेरे दो ही चीज़ों में मूल रूप से मैं गौर करता हूँ। मेरे सब्जेक्ट में मैं हिंदी में मूल रूप से क्लासें लेता हूँ, मेरे संस्कृत की क्लासें लेता हूँ। आपका ऑप्शनल यदि हिंदी है, आपका ऑप्शनल यदि संस्कृत है, तो निश्चित रूप से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और कंपलसरी की तो बात मैं आपके सामने कर ही रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप समावेश कीजिए और फिर आप देखिए, जो भी है 600 शब्दों का निबंध लगभग आपको लिखना है, तो लगभग 6 पेज तो आपको भरने ही पड़ेंगे उसमें, ठीक है। शब्दों में कंगाली नहीं करनी है, और शब्दों को कोई एक अच्छा शब्द लेकर के आना है उसमें, ठीक है। ऐसे शब्दों का प्रयोग कर, एक बार जिस शब्द का प्रयोग किया, अगली बार आप उसके पर्यायवाची के रूप में उसको यूज किए, ठीक है। उससे अगली बार थर्ड बार यूज करते हैं तो आप उसके भी पर्यायवाची को यूज किए यहाँ पर। ये देखिए, पढ़ने और पढ़ाने वाले को आनंद आता है यहाँ पर, आपको आपकी शैली में सुधार हो जाएगा, ठीक है। आपकी शैली में कितना सुधार हो जाएगा, आपको खुद महसूस होगा कि भाई ये क्या, ये तो बड़ा आनंद आ गया, मतलब ऐसे तो धीरे धीरे अपने आप की समस्याओं का समाधान होता हुआ जा रहा है। तो ये चीज़ आपको निश्चित रूप से देखनी है। पहले क्वेश्चन 100 नंबर की बात कर रहा हूँ, निबंध वाला क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन आपका आता है 60 नंबर का, 60 नंबर का जो क्वेश्चन होता है, उसमें हम पैसेज की बात करते हैं। पैसेज आपने वर्षों से पढ़े हैं, कंप्रीहेंशन पैसेज आपने पढ़े हैं, आपने 10th 12th में भी पढ़े होंगे, आपने ग्रेजुएशन भी पढ़ा होगा यहाँ पर, अगर आपने पीजी किया है तो वहाँ भी पढ़ा होगा। आप 12th पास करके फ्रेश बच्चे हैं तो आपको भली भांति पता है कि आप कंप्रीहेंशन पैसेज होता है, एक बड़ा सा पैराग्राफ आएगा, उसमें से नीचे क्वेश्चन होंगे, उन प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा, ठीक है। फिर हर आदमी बोलेगा कि ठीक है, ये 60 नंबर का, ये 5 क्वेश्चन, ये ले 12 5 60, ये जो भी, और ऑटोमेटिक हो गया, 12 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 5 नीचे क्वेश्चन आएंगे, हो गया 60। अरे भाई, बोल देने से 60 नहीं होगा, उसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्योंकि मैं बार बार यही बोलता हूं कि जो लोग कह दे बस हो गया यहाँ पर, उनका एक बार आप इतिहास उठा के देखिए कितनी बार हो गया उनका। जो कह देते हैं ना हो गया, कहने से कुछ नहीं होगा। मैं मानता हूं कि इसमें भार नहीं लेना है, मैं मानता हूं कि इसमें आपको बर्डन नहीं लेना है, मैं मानता हूं कि इसमें आपको किसी तरह से ये नहीं करना कि यार ये कैसे क्लियर होगा, 75 नंबर ले आएंगे मुझे पता है यहाँ पर, लेकिन इतना भी ईजी नहीं है, इतना भी ईजी नहीं जितना आप बोलते हो, ठीक है। मैं बताऊं कि 500 शब्द लिखते लिखते, 600 शब्द लिखते लिखते आधे लोग कंगाल हो जाते हिंदी का शब्द लिखते लिखते। 10 लाइनों में एक एप्लीकेशन लिखने नहीं आती लोगों को, ठीक है। ये मेरे देश का दुर्भाग्य रहा है यहाँ पर, मैं इसके पीछे नहीं जाना चाहता, इसके कारण में तयों में नहीं जाना चाहता यहाँ पर। लेकिन अब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो बहुत स्थिति खराब, दयनीय हो जाती, खराब नहीं है, दयनीय हो जाती है उनके लिए, तो स्थिति बदतर हो जाती है, ठीक है। शब्दों का जो भी है, शब्दों का जो कंगाली जो है वो आप लोग भली भांति जानते हो, और आज की हमारी जनरेशन को आप भली भांति अच्छी तरह से जानते हो। 89 बोलूँगा समझ में आ जाएगा, 79 बोलूँगा समझ में नहीं आएगा बच्चे के, ठीक है। तो ये चीज़ है, वो 79 की बात करते, 89 की बात करते, 79 की बात करते, 89 की बात करते, नहीं आएंगे समझ में यहाँ पर, ठीक है। अब उसको 79 और 89 में, 79 और 89 में फ़र्क समझ में नहीं आएगा, और नहीं आता, भली बात इस चीज़ को जानते हैं। इसलिए आपको गौर करना है। कंप्रीहेंशन पैसेज जो भी आपका बड़ा सा छोटा नहीं आता, बड़ा पैसेज आता है, उसको पढ़ना अच्छी तरह से, उसको समझना है, उसको परखना है, उसके अकॉर्डिंग आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, आप किस स्तर पर जा रहे हैं, उस स्तर के अनुकूल मतलब भाषा का प्रयोग करना है, उस स्तर के अनुकूल शैली का प्रयोग करना है, उस स्तर के आपको अपने शब्दों का चयन करना, और तब जाके उस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। चलती लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करना, चलती लैंग्वेज का प्रयोग कर भी नहीं सकते, ठीक है। किसी ने कह दिया पैराग्राफ पढ़ लो, और जैसे हम पहले पढ़ते थे, अब देखते थे बच्चों को 10th में जो अभी 10 लाइनें आ गई, 10 लाइनों में से 3 लाइनें अंडरलाइन कर ली, उसी को निकाल के उसमें क्वेश्चन का आंसर लिख दिया। ऐसा नहीं होता, उसको एक समझ देखनी, उसकी मौलिकता का पतन नहीं होना चाहिए, उसका जो मूल तत्व है वो उसमें बना रहना चाहिए, उसका जो मक्खन है, नवनीत है, वो बना रहना चाहिए, उसका कलेवर जो है चाहे कितना ही बड़ा हो सकता है, व्यापक हो सकता है, लेकिन उसकी मौलिकता का पतन नहीं होना चाहिए। वो कहना क्या चाहते हैं उस चीज़ को वहाँ से निकाल कर अपने शब्दों में, ठीक है, अपने शब्दों में न सिर्फ तोड़ मरोड़ कर, बल्कि सुंदर और सुशील भाषा में, सुबोध भाषा में, सरल और सरस भाषा में आपको उसमें लिखना है। मैं ये नहीं कहता कि आप अलंकारिक शैली का प्रयोग कीजिए, मैं ये नहीं कहता कि आप उसमें मतलब तड़का लगा दीजिए, मैं ये नहीं कह सकता कि उसमें आप उसको बहुत मिर्च मसाला लगा के उसको बढ़ा चढ़ा दिए, उसमें आडंबर नहीं चाहता, मैं आडंबर नहीं चाहता, मैं दिखावा नहीं चाहता, लेकिन मौलिकता तो बनी रहे ना। आप ऐसी भाषा का तो प्रयोग करोगे, और ऐसी भाषा आपको तब भी आएगी जब या तो आप बार बार प्रयास करेंगे,
या तो आप बार बार मेंस को लिखेंगे, या तो आप बार बार मतलब किसी एक्सपर्ट से राय लेंगे, ठीक है, या आप अपनी तरफ से बार बार अभ्यास करेंगे। और अभ्यास कितना ही कर लो, जब तक आप किसी विद्वान व्यक्ति के संपर्क में नहीं आएंगे, जब तक किसी अनुभवी व्यक्ति के पास नहीं बैठेंगे, जब तक इसने 1-2 बार एग्जाम दिया है उसके संपर्क में नहीं आएंगे, या किसी अनुभव विषय के सब्जेक्ट के मास्टर सब्जेक्ट के टीचर के संपर्क में नहीं आएंगे, तब तक तो आप जो लिखोगे वो सारी चीज़ें सही ही मानोगे। हर व्यक्ति एकांत में बैठा हुआ, हर व्यक्ति दुनिया के कोने में बैठा हुआ, घर के कोने में बैठा, अंधेरे कोने में बैठा हुआ अपने आप को विद्वान समझता है। उस जैसा विद्वान इस दुनिया में कोई भी नहीं है। लेकिन जब बाहर निकलते हैं तब समझ में आता है कि हम कहाँ थे। तो कुएं के मेंढक जैसी स्थितियां लोगों की हो जाती है। अपने आप को तो हर आदमी बुद्धिमान ही समझता है, ठीक है। अपनी कृति 4 लाइनें बना दो, दुनिया की सर्वोत्तम कृति, क्योंकि उस जैसा सुंदर डिजाइन किसी ने बनाया ही नहीं। लेकिन अपने जैसे 4 लोगों के संपर्क में आते हो तब आपको पता चलता है यहाँ पर, ठीक है। इसलिए बंधुओं, मैं एग्रेसिव नहीं हो रहा हूँ, मेरे मन में अंदर का कोई उभार नहीं आ रहा है, मैं अपनी पीड़ा आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। हाँ, मेरे अंतर मन में एक पीड़ा जरूर होती है कि जो सब्जेक्ट को नहीं जानता, जो विषय को नहीं जानता, वो मेरे सब्जेक्ट के बारे में जब ज्ञान झाड़ने बैठता है ना, पीड़ा होती है। लेकिन कुछ नहीं कर सकते, बस यही कर सकते हैं कि आप अपने आप को संभालिए, आप अच्छे लोगों के संपर्क में आइए। वो लोग रिसर्च करेंगे, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा उनको, ठीक है। रिसर्च कर लेंगे, वो उनका जीवन बार बार रिसर्च करने के लिए, लेकिन आपका जीवन रिसर्च करने के लिए नहीं आएगा, ठीक है। आपको पता है कि कितनी विपरीत परिस्थितियों में जाकर के मतलब आप तैयारी कर रहे हैं। खासतौर से लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए, महिलाओं के लिए जो तैयारी करते हैं उनको पता है वो कैसी विपरीत परिस्थितियों में से निकल के तैयारी करते हैं, किन किन चीज़ों का त्याग उनको करना पड़ रहा है, ठीक है। कैसे कैसे मतलब उन्होंने त्याग किए तब जाके इस स्थिति को प्राप्त करते हैं। और ये स्थिति बहुत दिनों तक ठहरने वाले नहीं होती। 1-2 साल आदमी संघर्ष करता है, उसके बाद लड़कियों को या तो शादी विवाह के दबाव डाल दिए जाते हैं, लड़कों के ऊपर कमाई के दबाव डाल दिए जाते हैं कि उसका बच्चा ये कर रहा है, उसका बच्चा वो कर रहा है, तुम कब करोगे। यहाँ पर बच्चा मानसिक रूप से विकलांग हो जाता है। तो थोड़ा सा समय होता है, क्योंकि परिस्थितियां हमेशा अनुकूल नहीं होती। परिस्थितियां हमेशा अनुकूल नहीं होती। यदि अभी आपकी परिस्थितियां अनुकूल है तो निश्चित रूप से आपको अभी लग जाना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए इसके लिए, क्योंकि ये समय बार बार आपके लिए नहीं आता। जब आपके पंखों में ताकत होती है उड़ने की, तो आपके लिए खुला आकाश नहीं होता, आप पिंजरे में कैद कर दिए जाते हो। और जब आप पिंजरे से आज़ाद कर दिए जाओगे तो आपके पंखों में उड़ने की ताकत नहीं होगी। सारी परिस्थितियां अनुकूल आपके लिए नहीं होती, इसलिए जब आपके पास परिस्थितियां अनुकूल है उसी समय आप लग जाइए। ये परिस्थिति आपकी बहुत अनुकूल है, आपके पास समय है, आप देख रहे हो इस वीडियो को, आप मेरी बात सुन रहे हो, आपको मेरी बातों में आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन समय इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। आप बुद्धिमान हो, इंटेलिजेंट हो, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप सीरियस होकर मेरे इतना बोलने के बावजूद भी मेरी बातें सुन रहे हो और अभी तक आप बने हुए हो, तो निश्चित रूप से आप लक्ष्य के प्रति एकाग्र तो हो, लक्ष्य के प्रति सचेत तो हो, और मुझे ऐसे ही लोग चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो उस पैराग्राफ को आप भली भांति पढ़ेंगे। सकारात्मक आपकी सोच होनी चाहिए, पॉजिटिव आपकी सोच होनी चाहिए। उस पॉजिटिव सोच को आधार बनाकर ही आप प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपका जो समाधान है प्रश्नों का वो अपने आप ही होता हुआ चला जाएगा। मैं दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहा था, कंप्रिहेंशन पैसेज वाली बात कर रहा था। एक पैराग्राफ आएगा जिसमें प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। 60 नंबर का आपका आएगा, ठीक है। 100 नंबर का आपका पहला क्वेश्चन निबंध का हो गया, 60 नंबर का आपका जो है ये पैराग्राफ वाला क्वेश्चन हो गया। तीसरा जो प्रश्न हिंदी कंपलसरी में आएगा वो संक्षिप्तीकरण का आएगा, ठीक है। पहले आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, जीवन में सारी चीज़ें पहले अनुभव के आधार पर नहीं होती। बहुत सी चीज़ों का पहली बार हमें ज्ञान होता है। कंप्रिहेंशन पैसेज के बाद में आपका ये जो पैसेज आएगा जिसमें आपको 1/3 करना होगा, जिसको हम हिंदी में संक्षिप्तीकरण करना बोलते हैं। यहाँ पर इसको आपको 1/3 करना होगा। लगभग 600 शब्द आपके आएंगे तो 200 शब्द आपको कर देने हैं। 800 शब्द आते हैं तो उसका 1/3 कर दीजिए। 900 शब्द आते हैं तो उसका 1/3 कर दीजिए। 300 शब्द लिखिए। लगभग 600 शब्द के आसपास शब्द होते हैं, लगभग 200 शब्द आपको लिखने होते हैं, 1/3 करना होता है, ठीक है। यहाँ विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होता है इस प्रश्न में कि आपको पहले भी मैंने बताया, फिर एक बार मैं अपनी बात पर बल देते हुए, जोर देते हुए कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से उसमें आपको अपनी भाषा शैली का प्रयोग करना है, अपने शब्दों का प्रयोग करना है, अपनी समझ का प्रयोग करना है, अपनी सोच का प्रयोग करना है, अपनी परख का प्रयोग करना है, ठीक है। सामने वाली चीज़ को सिर्फ पढ़ना है और पढ़ने के बाद वो क्या कहना चाहते हैं अपनी तरफ से उस बात को अपने ढंग से बिल्कुल सरल सुबोध सिंपल भाषा में, किसी अलंकारिक शैली का प्रयोग नहीं हो, मौलिकता बनी रहे, मौलिकता का पतन नहीं हो, मूल तत्व जो है, मूल विषय वस्तु है उससे इतर नहीं जाएंगे। ये नहीं कि चले थे दूसरे रास्ते पर और बीच में से निकल के ट्रैफिक यू टर्न लेके और दूसरी दिशा में चले गए, वहाँ पर हमें जाना नहीं है। मौलिकता बनी रहनी चाहिए, मूल तत्व बना रहना चाहिए, सार और निष्कर्ष जो है उसका पतन नहीं होना चाहिए।
रास्ते से हमें इधर उधर भटकना नहीं है। निश्चित रूप से मौलिकता को बनाए रखते हुए अपनी बात को बहुत सहजता से, बड़ी सरलता से, बड़े सलीके से अपनी बात को कहना है। और अगर आपने पहले दिया है तो आपको पता होगा, नहीं तो आपको पता है। मैं बता देना चाहता हूँ ऐसे शिक्षार्थियों को जिनको नहीं पता, उसके लिए अलग से कॉलम बने होते हैं, ठीक है। अधिकांश प्रैक्टिस पेपर वाले भी आजकल तो करवाते हैं, बॉक्स बना दिए जाते हैं, उन बॉक्स में एक एक बॉक्स में एक एक नंबर, एक एक मतलब वर्ड्स आपको शब्द लिखने होते हैं। एक बॉक्स में, एक डब्बे में एक ही शब्द आपको लिखना है। कोमा फुल स्टॉप है तो उसके साथ आप लगा सकते हैं, अन्यथा मैं जाता हूं को मतलब निश्चित रूप से मैं का अलग, जाता का अलग और हूं का अलग, आपको 3 बॉक्स में 3 डब्बों में वो शब्द लिखने हैं। तो ऑटोमेटिक लगभग आपका 1/3 उसमें देख लिया जाएगा। स्पेस जरूरी नहीं कि मतलब आपके पास सेम उतना ही हो सकता है स्पेस आपके पास कम ज़्यादा भी हो, क्योंकि हम प्रैक्टिस करते हैं वहाँ भी हमें कम ज़्यादा स्पेस देखने को मिलता है, लेकिन आपको उसका 1/3 करना है। 1/3 भी बना रहे, अपनी बात भी बनी रहे, मौलिकता भी बनी रहे, बात पूरी भी हो जाए और अपनी बात को हम कम शब्दों में सामने वाले तक कह भी सकें यहाँ पर, ठीक है। जरूरी नहीं होता है कि मतलब आप सुलगते रहो बहुत देर तक सुलगते रहो, ठीक है, और धुएं की तरह सुलगते रहो, ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता। लोग कहते हैं कि आग की तरह एक बार चमको, भड़क करके और फिर शांत हो जाओ यहाँ पर, ठीक है। अपनी बात को जुनून और ताकत के साथ, जोश के साथ हमें एक बार कहना है और उसके बाद शांत हो जाना है। जैसे भाषा में बोल रहा हूँ मैं, उसी प्रकार आपको लिखना है, बहुत सुंदर और सटीक शब्दों में लिखना है, अच्छे शब्दों में लिखना है। 1/3 क्राइटेरिया का ध्यान रखते हुए आप उसका प्रयोग करेंगे। तीसरे हिस्से का उसमें आप कर देंगे, मौलिकता बनी रहेगी, मूल तत्व बना रहेगा, भाषा शैली बनी रहेगी, रस बना रहेगा, विषय वस्तु जो भी थी वो वैसी की वैसी बनी रहेगी, और उसके बाद मूल रूप से हम अपनी बात को कह देंगे। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन होता है, ये भी हमारा 60 नंबर का आता है, ठीक है। पहले हमने 100 नंबर की निबंध की चर्चा की, फिर हमने पैराग्राफ की चर्चा की, फिर हमने 60 नंबर की इस वाले क्वेश्चन की चर्चा की, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन है यहाँ पर खास तौर से वो आपके 40 ही नंबर के हैं। अनुवाद का क्वेश्चन आता है, लेकिन वो 20 नंबर के 2 टुकड़ों में, 2 भागों में बांट दिया गया। उसको हम 20 नंबर का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करवाएंगे और 20 नंबर का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करेंगे। चूंकि मैं हिंदी भाषा की बात कर रहा हूँ इसलिए मैं हिंदी बोल रहा हूँ। अगर अन्य लैंग्वेज की आप बात करते हो तो फिर उस भाषा का आप अंग्रेजी में अनुवाद कर लीजिए। सिंपल से मैं हिंदी भाषा की चर्चा कर रहा हूँ तो मैं दूसरी भाषा के बारे में बात नहीं कर रहा। तो ये अनुवाद आपका विषय है यहाँ पर, ठीक है। इसमें शिक्षक भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। हिंदी मीडियम वाला भी जो प्रयास करता है वो इस तरह से कर लेगा यहाँ पर। तो ये चीज़ भी आपको विशेष रूप से उसमें देखनी होती है, ठीक है। यहाँ मूल रूप से चर्चा कर रहे हैं केवल इसके अनुवाद की, तो ये 20 नंबर का ये हो जाएगा। फिर हम जो मूल रूप से जो चर्चा कर रहे थे उसमें हमारी जो चर्चा है वो केवल लास्ट वाले क्वेश्चन की होती है, जो हमारे ग्रामर का क्वेश्चन होता है। वो उसमें भी हम 3-4 टुकड़ों में 4 खंड लगभग उसमें 10-10 नंबर के कर देते हैं। 40 नंबर में वाक्य शुद्धिकरण का हमारा टॉपिक होता है। तो वाक्य शुद्धिकरण वाले जो टॉपिक होते हैं उसमें हम देखते हैं कि जो एक अशुद्ध वाक्य दे दिया जाता है उसको हम शुद्ध करते हैं, ठीक है। पढ़ने पढ़ाने वाले कैसे पढ़ाते हैं वो उनका लेवल है, ठीक है। लोग क्या बोलते हैं वो उनका लेवल है। आपको अपने लेवल से देखना है कि आपको शुद्ध करने का तरीका आना चाहिए। वो कारक की दृष्टि से अशुद्ध है, वो कर्ता की दृष्टि से अशुद्ध है, वो विभक्ति की दृष्टि से अशुद्ध है, ठीक है, वो मतलब वचन की दृष्टि से अशुद्ध है, वो लिंग की दृष्टि से अशुद्ध है। ये अशुद्धता आपको देखनी है और उसको उस आधार पर आपको सही करना है। इसका एक पैटर्न होता है। ये नहीं कि मतलब पेड़ पर मतलब कौवा बैठा है तो आप बोले पेड़ पर कोए बैठे हैं, कर दिया यहाँ पर कौवा बैठा है, एक बैठे रहे, पीछे वाले को देख करके, लिंग वचन को देखकर। इसका एक पैटर्न होता है, इसका एक तरीका होता है। सब्जेक्ट ही बना रहता है, ऑब्जेक्ट को मतलब हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इसके पीछे एक साइंस काम करती है, उसके पीछे हर भाषा के पीछे एक विज्ञान काम करता है यहाँ पर। तो मेरा कहने का मतलब यह है, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप एक बार उस व्याकरण की रूपरेखा को पढ़ के देखिए कि मतलब ये कैसे बदलते हैं। कर तो दो ही गए, आपके जो सामने वो तो कर ही दोगे। जो दिखाते रहे कि भाई ये ऐसे कर देना, ये ऐसे कर देना, ये ऐसे कर देना, कर दिया, उन्होंने कह दिया और आपने कर दिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप भी जानते हो भली बाती, आप भी जानते हो भली बाती, मैं नए बच्चों के लिए बोल रहा हूँ। ये लोग मतलब बोलते हैं ना बस ये हो गया कोई दिक्कत नहीं, हो गया। 300 नंबर है, वो लाने थे, 75 लाने थे, पहले वाले क्वेश्चन में निबंध में लिया है, हो गया यहाँ पर, इसको पढ़ना नहीं है। लोग ऐसे वो एक दिन भी नहीं पढ़ना है, इसको एक दिन भी नहीं पढ़ना है। मैं कह रहा हूँ इसको एक दिन भी नहीं। अरे भाई तुमने कितना निकाल लिया ये तो बता दो, जो भी है, जो ऐसे बोलते हैं एक दिन भी नहीं पढ़ना। पढ़ना है, इसको गौर से पढ़ना है। कोई सब्जेक्ट कम नहीं है, कोई सब्जेक्ट ज़्यादा नहीं है। हाँ, इतना मैं भी मानता हूँ कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, लेकिन नज़रअंदाज किसी चीज़ को नहीं कर सकते यहाँ पर, बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इंग्लिश मीडियम वाले तो बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करेंगे अपनी भाषा को। हिंदी मीडियम वालों को यदि बहुत अच्छी तरह से पता है तो आसानी से कर लेंगे। लेकिन जो मैं बताना चाहता हूँ उसके बारे में आपको ज़रूर गौर करना चाहिए। यहाँ पर एक एक बार इनके नियमों को ज़रूर देखेंगे।
ये नहीं कि पिछली बार सिंपल पेपर आ गया था अब की बार सिंपल ही पेपर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी तो यूपीएससी, जो आदमी 3-4 बार बैठ लेता है उसके समझ में आता है वो क्या करना चाहते हैं। आप जिस पैटर्न पे तैयारी करोगे अगली बार तो क्वेश्चन की शैली ही बदल जाएगी, ठीक है, आप जो तैयार करोगे अगली बार वो रूपरेखा ही बदल जाती है, यहाँ पर चीज़ वही होती है, लेकिन वो इस ढंग से पूछते हैं कि सामने वाला आदमी मतलब सोचता रह जाता है कि ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जिसने जेई मेन निकाला होगा या जेई वगैरह में जो बैठे होंगे उनको पता होगा कि एक क्वेश्चन को 10 ढंग से तोड़ मरोड़ करके कैसे वो पूछ लेते हैं यहाँ पर। ऐसे यूपीएससी है भाई, आप भली बात ही जानते हो, अगर आपने पिछले कई सालों के पेपर का अध्ययन किया है या नहीं किया है तो कर लेना, आपको पता होगा यहाँ पर, ठीक है, और जो कर रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा अंदर से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ये आप एक बार इसकी रूपरेखा वाक्य शुद्धिकरण वाली देख ले, वाक्य क्या होता है पहले आप उसको अच्छी तरह से पढ़ो, ठीक है, फिर वाक्य में अशुद्धि क्यों होती है आप इसको पढ़ो, अशुद्धि किन कारणों से होती है इसको आप पढ़ो, और उसके बाद आप प्रैक्टिस करो ना, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे कहने से नहीं होगा कि पेड़ पर कुआ बैठा था को पेड़ पर कुएं बैठे कर देंगे तो आप कर ही लेंगे, ऐसे नहीं होता। उसके पीछे काम करती है जो मतलब रूपरेखा काम करती है, उसकी आप एक बार तय में चले जाए। फिर मैं कब कहता हूँ कि आप इसको रात दिन पढ़ो, आप एक दिन में निकाल के फ्री कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम रूल रेगुलेशंस तो आप पढ़ेंगे ना, ठीक है। एक बार आप किसी टीचर से पढ़ लीजिए, एक बार 2 घंटे की आप किसी क्लास लीजिए वाक्य विश्लेषण की जो भी है, ठीक है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ मेरी लीजिए, किसी की भी एक क्लास ले लीजिए, किसी भी आपके आसपास जो भी टीचर हिंदी के ग्रामर के व्याकरण के रहे होंगे आप उनसे एक बार संपर्क कीजिए और पूछ लीजिए भाई वाक्य की अशुद्धि कैसे होती है, ठीक है, ये किन कारणों से अशुद्ध वाक्य हो जाता है, यहाँ पर ये मतलब शब्द शुद्धि में क्या क्या होता है, वाक्य शुद्धि में क्या क्या होता है, किन कारणों से अशुद्ध हो जाता है, कौन सी रूपरेखा लगती है, व्याकरण के कौन से नियम लगते हैं, कौन से चिन्ह लगते हैं, समझ में आ जाएगा आपके, ठीक है। लोकोक्ति मुहावरे की बात है, आप लोकोक्ति मुहावरा बिल्कुल सिंपल है, सब बोलेंगे आपने 10 अरे 10th में क्या, मैंने तो 6 में भी पढ़े थे, मैंने तो 5th में भी पढ़े थे लोकोक्ति मुहावरे, ठीक है, सारे के सारे लोकोक्ति मुहावरे, क्योंकि उसमें लोकोक्ति मुहावरे भी आएंगे, जो भी 4 सेक्शन बनेंगे 10-10 नंबर के, जो भी हमने वाक्य शुद्धिकरण की बात कर ली, मुहावरे की हम बात करती। लोकोक्ति और मुहावरे अलग अलग होते हैं, मुहावरों का अर्थ बताना होता है, शब्दों में उसका वाक्यों में प्रयोग करना होते हैं। लोकोक्ति के अर्थ अपने आप ही उसमें स्वयं सिद्ध होता है और उसका वाक्य प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती। तो अभी तक के पैटर्न को हम देखते हैं तो मूल रूप से उसमें मुहावरे ही पूछे गए, क्योंकि लोकोक्ति को तो वाक्य प्रयोग करने की आवश्यकता ही नहीं होती। यदि हम हिंदी की दृष्टि से देखें तो लोकोक्ति को तो वाक्य प्रयोग की आवश्यकता नहीं हो, लोकोक्ति तो अपने आप में स्वयं सिद्ध होती है, जो बोल दिया उसी वही उसका अर्थ है, वही उसमें ऑटोमेटिक शो हो जाता है कि क्या कहना चाहते हैं। हाँ, मुहावरा आंखों का तारा जो भी है अत्यंत प्यारा है, फिर हम करेंगे कि मोहन अपने माता पिता की आंखों का तारा। यहाँ पर तो मुहावरे बहुत हैं दुनिया में, ठीक है, सारे मुहावरे ऐसे लिए तो मेरा पढ़ा हुआ, लेकिन एग्जैक्ट अर्थ हमें नहीं पता। मैंने बोल दिया आधा तीतर आधा बटेर, ठीक है, बोला सुना हुआ तो है, अरे भाई हाँ सुना हुआ तो है, कोई दिक्कत नहीं, सुना हुआ भी हो सकता है, सुना सुना भी लग सकता है, सुना सुना भी लग सकता है, सुना सुना भी लग सकता है, दोनों में से आपको लग सकता है कैसा लगेगा यहाँ पर, लेकिन उसका एग्जैक्ट अर्थ आपको पता होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। इसलिए आप एक बार 2 बार, ये पढ़ाने के विषय नहीं, मैं भी मानता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस करने के विषय तो है ना। जब आपकी क्लास में आप जाएंगे तो एक ही एग्जाम्पल को 50 बार आपको समझाया जाएगा। आधा तीतर आधा बटेर जो है वो बेमेल योग होता है, अनमेल योग होता है, मैंने आपको समझाया, एक बार बताया, तो ये चीज़ आपके दिमाग में रहेगी। जब भी कभी आधा तीतर और आधा बटेर की बात आएगी तो आपके दिमाग में ये चीज़ क्लिक करेगी, करे हाँ ये तो किसी टीचर ने, किसी सर ने हमें बताया था, यहाँ पर हमने सुना था, ये तो अनमेल योग होता है, बेमेल योग होता है। आपको उसको जीवन में उतारिए ना, जब भी कोई आपको इस तरह की चीज़ दिखे तो आप आधा तीतर आधा बटेर है, यहाँ पर आप जीवन में उतारिए उस चीज़ को। बहुत सी चीज़ें आपके जीवन में अपने आप ही उतरेंगी तो ऑटोमेटिक सही होती चली जाएंगी, सरल होती चली जाएंगी। मेरा कहने का मतलब है जितने मुहावरे हैं आप उनको पढ़िए, बार बार उनका प्रयास कीजिए, बार बार उनकी प्रैक्टिस कीजिए। पीडीएफ हमारे भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। जो लोग हमारे साथी हैं, मतलब हमसे जुड़े हुए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो भी है हमारे साथी जिन्होंने हमारा ऐप डाउनलोड कर रखा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो नए हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि दीक्षा इंस्टीट्यूट ऑफिशियल के नाम से हमारा एप्लीकेशन है, दीक्षा इंस्टीट्यूट ऑफिशियल, ठीक है। सरस्वती का लोगो उसके ऊपर आपको दिखाई देगा, यहाँ पर उसको आप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर में जा करके, उसमें देख लीजिए दीक्षा इंस्टीट्यूट जो भी है .com पर आप चले जाइए, दीक्षा ऑफिशियल .com पर आप चले जाइए, हमारी दोनों वेबसाइट है, वहाँ से भी आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें सारी की सारी चीज़ें आप देखिए। मैं ये नहीं कह रहा है कि हमसे मतलब आप जुड़िए, आप हमें फीस दीजिए, उसमें कुछ फ्री के कंटेंट है, आप उसको स्वीकार कर लीजिए, उसको आप देख लीजिए। फ्री के कंटेंट मतलब जो भी हमारा कंटेंट है उसके आसपास जो है हमारे कुछ PDF आपको फ्री में मिल जाएंगे, उसको आप पढ़ लीजिए। लोकोक्ति मुहावरे की लिस्ट आपको मिलेगी, वहाँ आप देख लीजिए, ठीक है। हमारी जो टेस्ट सीरीज है, जो श्रृंखला है, उसमें आप जुड़ जाइए
और एक तो हमारा बहुत अच्छा हमारा जो प्रोग्राम चलता है मूल रूप से जो भी है, हम जो भी टेस्ट श्रृंखला की शुरुआत करते हैं, जब भी एग्जाम होने वाले होते हैं वहाँ पर हम फ्री में जो टेस्ट श्रृंखला शुरू करते हैं, उसमें उस प्रोग्राम के साथ आप जुड़ जाइए और आप डेली जो भी हमारे हैं वो आप पढ़िए और आपकी जो समस्याएं वो हमारे साथ शेयर कीजिए, हम उसका समाधान करते हैं। समय समय पर हम उसकी सूचना आपको देते रहते हैं। हालांकि मैं फिर एक बार इस बात को स्वीकार करता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा न तो लाइव रहता हूँ कभी वीडियो में, न बहुत ज़्यादा कभी यूट्यूब पे मैं जाता हूँ, न कभी मैं फेसबुक पे जाता हूँ। ठीक है, आप इस चैनल पे भी जहाँ पता नहीं कहाँ देख रहे हो मुझे नहीं पता, आप एप्लीकेशन में देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर भी आप देख लीजिए। हम बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते, 3-4 महीने में 2 महीने में एक वीडियो हमारी आ गई तो आ गई, नहीं बहुत आवश्यक नहीं होती। हाँ, एप्लीकेशन जो हमारा उसमें हम बच्चों से हम रेगुलर कॉन्टैक्ट में रहते हैं, तो ज़रूर आप किसी माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आप हमारे शिक्षार्थी नहीं भी है तो भी निसंकोच होकर के आप हमसे बात कीजिए। ठीक है, आपकी समस्याओं का समाधान हम निश्चित रूप से करने का प्रयास करेंगे। तो मैं ये बात कर रहा था मूल रूप से लोकोक्ति और मुहावरे की। उसके बाद पर्यायवाची शब्द है, आप पढ़िए उनको, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। ये नहीं कि बस ये जल का पर्यायवाची ये तो आप कर ही लोगे, ये सूरज का पर्यायवाची ये तो आप कर ही लोगे। अरे ऐसे ऐसे शब्द आते जो जीवन में पहली बार आप सुनोगे, जो कर लेंगे ना उनके लिए मैं बता रहा हूँ, आप नए बच्चों के लिए नहीं बता रहा यहाँ पर। आप तो पढ़ेंगे, पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, जो नहीं करेंगे, जो ज्ञान झाड़ने वाले हैं ना, बस ये कर लीजिए। उनको मैं ऐसे 5 शब्द हिंदी के दे दूंगा कि उसका उनको अर्थ ही नहीं पता कि इसका अर्थ क्या होता है, पर्यायवाची कहाँ से लेकर के आएंगे। ठीक है, एक अथाह सागर है हिंदी। ये नहीं कि आपने 10-20 जो एग्जाम में पढ़ लिए वही होता है, आप जड़ से तह तक उसमें जाने की कोशिश कीजिए। आप पर्यायवाची को पढ़िए, शब्द युग्म को पढ़िए, और शब्द युग्म का तो अर्थ आपको आना ही आना चाहिए। यहाँ पर अथाह भंडार भरा पड़ा है। ये 2-4 शब्द नहीं आएंगे आपके सामने कि आपने परीक्षा को पढ़ लिया, आपने अंश को पढ़ लिया, ठीक है, आपने ग्रह को पढ़ लिया। दोनों चीज़ों का अर्थ आपको पता होना चाहिए। शब्द युग में 2 शब्द जो आएंगे उसका अर्थ भी आपको पता होना चाहिए, और उनका वाक्यों में इस ढंग से आप प्रयोग करेंगे कि इस ढंग से प्रयोग करने के बाद दोनों का अर्थ जो है बिल्कुल विश्लेषित ढंग से व्याख्या उसकी हो जाए, सरल ढंग से उसकी व्याख्या हो जाए। जैसे गृह होता है गृह घर वाला, और एक ग्रह होता है ग्रह आकाश वाला, तारे वाला जो भी है, ठीक है, ग्रह नक्षत्र वाला। अब गृह और ग्रह दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। तो गृह का मतलब घर हो गया, दूसरा ग्रह का मतलब नक्षत्र हो गया। ठीक है, तो उसने नए गृह में प्रवेश करते ही उसके ग्रह खराब हो गए, XYZ जो भी है। ठीक है, घर में प्रवेश किया और फिर उसके ग्रह खराब हो गए। तो ग्रह और ग्रह दोनों का अनुवाद, दोनों का अर्थ आपको इस ढंग से करना होता है कि उसका अर्थ जो है मूल रूप से स्पष्ट हो जाए। मैं मूल रूप से चर्चा कर रहा हूँ हिंदी के पेपर की, यूपीएससी हिंदी कंपलसरी पेपर की मैं बात कर रहा हूँ। हमने पहला क्वेश्चन 100 नंबर का निबंध का बताया, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की हमने चर्चा की जो कंप्रीहेंशन पैसेज के रूप में आएगा, प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे, 60 नंबर का है। फिर हमने संक्षिप्तीकरण की चर्चा की जो लगभग 600 शब्दों का होगा, 200 शब्दों में निष्कर्ष निकाल के आपको अपने वर्ड्स में, अपनी लैंग्वेज में मौलिकता का पता न करते हुए, मौलिकता बनाए रखते हुए आपका उसको प्रयोग करना है। उसके बाद हिंदी से अंग्रेजी के अनुवाद की हमने चर्चा की 20 नंबर की, अंग्रेजी से हिंदी के अनुवाद की चर्चा हमने 20 नंबर की। उसके बाद मूल रूप से हम व्याकरण पर आ जाते हैं। व्याकरण में हम वाक्यों के शुद्धिकरण की बात करेंगे। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं कि वाक्य शुद्धिकरण से पहले आप वाक्य पढ़ें, वाक्य क्या होता है ये पढ़ें। वाक्य में आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि क्या होती है ये आप पढ़ें। आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि का वाक्य में क्या प्रभाव होता है ये आप पढ़ें। जिस दिन आपको ये समझ में आ गया कि आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि क्या होती है, आपका वाक्य विश्लेषण ऑटोमेटिक क्लियर हो जाए। वाक्य में जो अशुद्धि होती है आप देखते ही पकड़ जाएंगे कि वाक्य में इस चीज़ का अभाव है। ठीक है, वाक्य में इस चीज़ की गलती हुई है, तो आप उनको पढ़ें, वाक्य के प्रकार पढ़ें। आप अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार पढ़ें, आप रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार पढ़ें। ठीक है, उनको आप पढ़ें, ये अर्थ क्या होता है, ये रचना क्या होती है, इनको आप जहाँ से भी आपको समझ में आती है वहाँ से आप पढ़ें। ठीक है, और पढ़ करके आप उनको देख लीजिए। नहीं तो मैंने बताया कि हमारे PDF में जाकर के देख लीजिए, डाउनलोड जो भी है दीक्षा इंस्टीट्यूट ऑफिशियल और दीक्षा.com पे जाकर के आप देख लीजिए। दीक्षाinstitute.com पे और दीक्षाofficial.com पे दोनों वेबसाइट हमारी, उसमें आपको कहीं ना कहीं PDF मिल जाएगी। PDF का एक सेक्शन होगा, उसमें आप मिल जाएगी, उसमें आप देख लीजिए, वहाँ आप प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद यदि आपको लगता है कि हाँ कुछ फ़ायदा हमसे हो सकता है हमारे साथ जुड़ने से, तो फिर आप हमारे साथ जुड़ जाइए। मैं कब कह रहा हूँ कि आप सीधे हमारे साथ जुड़े, नहीं भी होता है फ़ायदा, कोई बात नहीं। आप नहीं भी जुड़ना चाहते तो एक बार हमसे संपर्क कर लीजिए। संपर्क करने के बाद आपकी जो भी समस्या होगी हम वैसे हम उसको सोल्व कर देंगे। भाई बात करने में कोई आपसे थोड़ी हम चार्ज ले रहे हैं कि मतलब हम आपसे फीस ले रहे हैं कि ये तो मिनिमम चार्ज तो आपका ये रहेगा। आप एक बार बात तो कीजिए, आप हमसे जुड़ कर तो देखिए यहाँ पर। ठीक है, अब मैं अपने लगभग 32 सालों के अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ, 32
32 सालों के अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ, 92 से लेकर के और आज जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तब तक मैं नॉन स्टॉप पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। यहाँ पर 32 सालों का अनुभव कोई कम नहीं होता। आप में बहुत सौ की आयु नहीं रही होगी इतनी यहाँ पर, ठीक है। अपने आधार पर जैसे जैसे परिस्थितियों में बदलाव आता गया वैसे वैसे वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ यहाँ पर, ठीक है। एजुकेशन से इतने वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। हालांकि कंपटीशन का दौर बहुत बाद में शुरू हुआ, पहले इतना नहीं था। पहले नॉर्मल जो भी है छोटे लेवल पे कंपटीशन होता था। जैसे आज हर बच्चा स्टेट पीसीएस की तैयारी में लगा हुआ, हर बच्चा यूपीएससी की तैयारी में लगा हुआ, पहले इतना नहीं होता था, ठीक है। पहले एकेडमिक कंपटीशन में अधिक गौर होता था, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आए उसमें अधिक लोग जाने लगे, और अब तो यूपीएससी का चलन है। होना भी चाहिए यहाँ पर, अगर एक व्यक्ति जा सकता है तो हम क्यों नहीं जा सकते। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। ये 300 नंबर का पेपर है, ठीक है। पूरे 3 घंटे का आपका ये पेपर होगा। समय में उतार चढ़ाव होता रहता है, प्रश्नों के मार्किंग में उतार चढ़ाव, वेटेज में होता रहता है। समय समय के ऊपर आप वेबसाइट पे, अधिकृत वेबसाइट पे जा करके आप उस पर अपडेट होते रहिए। आप मूल रूप से आप जानकारी प्राप्त करते रहिए। पूरी की पूरी प्रक्रिया से आप अभी तक जुड़े रहे, इसके लिए आपका पुनः एक बार तहे दिल से आभार। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।